फॉर्मूला था वर्क बाय ग्रेविटी का? either plus or minus mgh depending on direction in which the particle is going. अपवर्ड जाने पर क्या होगा? वर्क 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 पोटेंशियल एनर्जी से कंफ्यूज ना होइए. वर्क बाय ग्रेविटी इन गोइंग अपवर्ड विल बी प्लस ऑफ mgh. Sorry, minus of mgh. Work by tension force 0 and work by all forces change in तो अगर किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ ये दो ही फोर्सेस हों, कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें ग्रेविटी और टेंशन के अलावा कोई और फोर्स नहीं है मान ले, तो वर्क बाय ऑल फोर्सेस क्या लिखोगे? कोई ऐसी सिचुएशन मानिए जिस सिचुएशन में सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स है और टेंशन वाली फोर्स है, देन वर्क बाय ऑल फोर्सेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लस माइनस mgh, और वो होगा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. विच मीन्स किसको लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम. तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं. थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर ले तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ वर्क बाय ऑल फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास प्लस u स्क्वायर का स्क्वायर रूट. इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जरा. बोले लिख सकते हैं इसको, सेम रिलेशन को इस तरीके से लिखा सकते हैं. और अगर सिर्फ ग्रेविटी की ही वर्क हो, मतलब और कोई वर्क ना हो, तो ग्रेविटी की वर्क को या तो प्लस mgh लिखोगे या फिर माइनस ऑफ mgh. इसी के ऊपर आज का पूरा लेक्चर है आपका. ये जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है सारे. सर आपने अभी वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स नहीं कराया. और उसको बाद में कराएंगे. बोलो भाई, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? मतलब ये एक मेथड हो रहा है कि हम कैसे फाइनल स्पीड निकालेंगे. फाइनल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. बट वर्क बाय ऑल फोर्सेस है. बट जो आज जो न्यूमेरिकल करोगे उसमें सिर्फ दो ही फोर्स आएंगी. एक तो ग्रेविटी की फोर्स आएगी और एक टेंशन वाली फोर्स. एज एग्जांपल देखिए, प्रोसीड कर रहे हैं आगे. चलिए क्वेश्चन नंबर पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करा दें, फिर आप क्वेश्चन नंबर बाद में दिखा दें. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आप एज अ फर्स्ट क्वेश्चन. लिखिएगा, कंसीडर अ पेंडुलम with string of length L with a string of length L with a string of length L and the mass of object is small m and mass of object is small m. At the lowest point the velocity given to pendulum is velocity given to the pendulum is ये दे रहे हैं आपको यार, रूट ऑफ 1.5 GL, रूट ऑफ 1.5 GL. Find the speed of pendulum when it is at a height of L by 2 from the initial point.
देखो पहले ये कंसेप्ट समझो आप, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर सिर्फ ग्रेविटी वर्क करे और कोई फोर्स वर्क ना कर रही हो तो डब्ल्यू ऑल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्लस mgh, या फिर तो यही रिलेशन और क्या लिखा जा सकता है? अगर अगर सिर्फ ग्रेविटी की वर्क हो और किसी फोर्स का वर्क ना आ रहा हो तो डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकते हो प्लस माइनस mgh के साथ, और अगर इसको प्लस माइनस mgh के साथ रिप्लेस करेंगे तो आंसर बनेगा यू स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2gh। प्लस साइन कब कंसिडर करेंगे इसमें? डाउनवर्ड मोशन के लिए, और माइनस साइन बस। पेंडुलम इसी का एग्जांपल है। देखो आप, पेंडुलम में सिर्फ दो ही फोर्सेस काम करती हैं, एक तो स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स काम करेगी, दूसरी फोर्स इसका ग्रेविटी वाला होगा। तो अगर इसको आप किसी भी वेलोसिटी से दोगे, आप लाइक क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी प्रोवाइड की है रूट ऑफ 1.5 gl, तो इसके बाद ये पेंडुलम में स्विंग करेगा। क्वेश्चन के हिसाब से स्विंग करने के बाद वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी हाइट ऊपर चला गया है, तो एज पर क्वेश्चन द हाइट इज l/2। अब यहाँ पर इसकी स्पीड निकालनी है आपको। देखिए फोर्स इसमें दो लगेंगी, फोर्स एक ग्रेविटी की लग रही होगी और एक स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स भी लग रही होगी, पर दो में से वर्क करने वाली फोर्स सिर्फ कौन सी है? ग्रेविटी। इसलिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल, मतलब ये जनरलाइज फॉर्मूला ना मान लेना आप, सिर्फ उन क्वेश्चंस में जहां पर ग्रेविटी का वर्क होता है, और ऐसे क्वेश्चन पेंडुलम वाले ही हैं हमारे। जितने भी पेंडुलम वाले क्वेश्चंस होंगे उन सब के अंदर हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, बिकॉज पेंडुलम में टेंशन फोर्स की कोई वर्क नहीं आती। लॉजिक पकड़ना इसका, फिर बोल दूं आपसे, जहां पर भी सिर्फ ग्रेविटी वर्क करे और कोई फोर्स वर्क न करे, वहां पर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh का कंसेप्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली निकाल सकते हैं कि v की वैल्यू लिखी जाएगी रूट ऑफ यू स्क्वायर बिकम्स 1.5 gl। अब ये बताइए यहाँ प्लस वाला साइन कंसिडर करें या माइनस वाला साइन? तो माइनस। क्यों माइनस? बॉडी इज गोइंग अपवर्ड, जो अपवर्ड के टाइम पर यहाँ माइनस साइन लगेंगे, डाउनवर्ड के टाइम पर प्लस का साइन। और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बिकॉज अगर g की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड रहती है, तो अगर h अपवर्ड है और g डाउनवर्ड है तो ये दोनों अपोजिट हो गए। उस टाइम पर यहाँ पर कौन सा साइन यूज कर देंगे? माइनस। और अगर ये दोनों ही डाउनवर्ड वाले हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन। फिलहाल इस क्वेश्चन में माइनस का साइन, माइनस ऑफ 2g एंड द हाइट l/2। निकाल लीजिए क्या आंसर आएगा इसमें। यही आंसर है। स्पीड विल भी इतना, मतलब रूट ऑफ, ये हो गया रूट gl आ जाएगा, बाई 2 भी आएगा, 3/2, और हाँ सॉरी, तो रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 gl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोच बदलना नहीं यार, बताओ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग अप्रोचेस है। तो सेकंड एग्जांपल देखिए। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ये कब यूज करना था? व्हेन द वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, नो अदर फोर्स। ओके सर। मतलब देखिए फोर्सेस चाहे जितनी मर्जी लग रही हो उससे मतलब नहीं है, बट वर्क सारी ग्रेविटी का होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, वर्क ना करने वाली फोर्सेस जरा याद करो कौन कौन सी बताई गई इसमें? नॉर्मल भी बताए गए, टेंशन के अलावा नॉर्मल फोर्स भी आपसे कहा गया था कि उसका भी वर्क डन जीरो रख दो। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर न्यूमेरिकल में टेंशन और ग्रेविटी है, टेंशन और नॉर्मल है, टेंशन नॉर्मल ग्रेविटी ये है, तो इस टाइप की कंबाइंड कॉम्बिनेशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सेकंड एग्जांपल, ना इसमें कहना है कि इस पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट से और रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट करो आप। पेंडुलम रेस्ट की कंडीशन से 90 हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट से स्टार्ट करे, किधर जाएगा ये? डाउनवर्ड। अब बताइए इसके जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो क्या वेलोसिटी आएगी? फाइंड दिस वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। सीधा सीधा लगाओ इसको आप, बस आप मतलब तुम लोग को सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम इसमें प्लस रखें या माइनस रखें, ये डिसाइड करो। सर रूट 2 बताओ भाई, इस केस में जो आपको दिख रहा है कि बॉडी का मोशन जिस तरीके से हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पर कौन सा साइन यूज करोगे स्क्वायर रूट के अंदर? तो सीधा सीधा हम लिखेंगे v बराबर
हमें v निकालना है, हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया रूट ऑफ यू स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं तो प्लस वाला साइन यूज करेंगे। अब u की वैल्यू अगर यहाँ पर रेस्ट की कंडीशन से था तो u0 और कितनी हाइट नीचे आ रहा है वो दिखे, दिस हाइट, तो ये हाइट स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगी, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 2gl। ठीक है, चीज क्लियर हो रहे हैं? अगला एग्जांपल सर एक बार ये फिर से समझा देंगे, समझ नहीं आया। थर्ड एग्जांपल रुक जाओ बच्चे, समझा रहे। देखो बच्चा, अगर ऑनलाइन समझने में दिक्कत है तो आप ऑफलाइन में आओ। थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर लीजिए स्मूथ स्फीयर जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल रखो आप m मास का, और इसको, सॉरी, स्फीयर का रेडियस मेंशन है आपको, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन एज r। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, रेडियस की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 मीटर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड है, तो रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, या और कम कर लीजिए इसको, रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब ये पार्टिकल 30 डिग्री एंगल स्लाइड कर चुका होगा उस टाइम पर क्या स्पीड आएगी इसमें? 30 डिग्री एंगल स्लाइड करने के बाद इस पार्टिकल के अंदर स्पीड की वैल्यू। तो पहले आप कंसेप्ट को एक बार फिर से कैच करो। इस केस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस बॉडी के ऊपर, मतलब पार्टिकल के ऊपर लग रही होंगी? नॉर्मल, और नॉर्मल वर्क करेगा नहीं, तो ये भी वही प्रॉब्लम हुआ जहां पर वर्क सिर्फ कौन कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब लगाओ, उन सभी केसेस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिन सारे केसेस में ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स वर्क ना करे, और वर्क ना करने वाली फोर्स सिर्फ दो ही है हमारे सिलेबस में, तीन है सॉरी, नॉर्मल, टेंशन फोर्स और एक और फोर्स बताई गई है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इन सभी केसेस में हम इसको इसको यूज करेंगे। तुम इसमें हाइट कैलकुलेट करो कि ये हाइट कितना नीचे आ रहा है, 30 डिग्री एंगल घूमने के बाद इसकी हाइट, हाइट मतलब ये निकालना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट से वो कितना हाइट नीचे आ रहा है, यदि ये वाला एच चाहिए हमें, और ये एच थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आएगा, बोर्ड पे देखो, ये अगर रेडियस आर है तो ये जो 30 डिग्री वाला ट्राइंगल हमारे सामने बन रहा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाएंगे तो ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये आर, ये 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे तो ये साइड वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ, आर कॉस 30। आर कॉस 30 मतलब आर रूट 3/2, आर की वैल्यू 1, मतलब ये लेंथ आएगी रूट ऑफ 3/2, और ये टोटल हाइट 1 मीटर की थी, तो ये जो हाइट बनेगी ये बनेगी 1 माइनस ऑफ रूट ऑफ 3/2। अब ये बताओ यहाँ पर v के लिए फॉर्मूले में बताना, बोर्ड पर देखिए, यू स्क्वायर की जगह क्या रखोगे यहाँ पर, यू स्क्वायर 2 माइनस या प्लस, प्लस ना, डाउनवर्ड जा रहे हैं प्लस, आगे 2, फॉर्मूले का 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 1 माइनस रूट ऑफ 3/2, इतना ही करना है इसमें। आया सुनने की? तीसरा एग्जांपल क्लियर हुआ है? और एग्जांपल देखो,
ये एक सिलेंडर मान लेते हैं और सिलेंडर के रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, सिलेंडर के इनसाइड यहां से किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी दे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, न्यूमेरिकल वैल्यू दूं, सिंबल दूं, नंबर चाहिए कि आर आर वगैरह चले एग्जाम? चलिए, तो यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करिए, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2.5 gr. 2.5 gr is the initial velocity. What will be the velocity at this topmost point? ये यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाए, वहां पर वेलोसिटी। फ्रिक्शनलेस सिलेंडर है ये भी, क्वेश्चन में ऐड कर लेना, फ्रिक्शनलेस सिलेंडर। पहले ये देखो कि इस फॉर्मूले को यूज करने लायक कंडीशंस हैं यहाँ पर, नहीं है। इस फॉर्मूले को यूज करने की कंडीशन ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ऐसी ना लग रही हो जो वर्क कर रही हो, तो क्या वो चीज यहाँ पर फुलफिल हो रही है? कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है यहाँ पर? नॉर्मल, और नॉर्मल का वर्क होता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है। फिर वही कंडीशन आ गई, लगाओ डायरेक्टली वी निकालने के लिए। आया आंसर कोई? प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला लगेगा? कैसे मालूम चला माइनस वाला? जहां स्टार्ट किया उसके ऊपर चले गए, वो तो ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन, तो यू स्क्वायर बिकम्स 2.5 gr, उसके आगे माइनस बिकॉज अपवर्ड जा रहे, और 2g, और जहां स्टार्ट किया था उससे कितनी हाइट ऊपर है, तो वो आर। तो सीधा आंसर है। ऑब्जेक्टिवली करना है इस क्वेश्चन को, बताना, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं चाहिए यहाँ पर। क्लियर हो गया तक? तो हम निकाल लेंगे स्पीड इन दोनों के। सेकंड कंसेप्ट, ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। पक्का क्लियर हो गया सभी का? स्पीड को निकालेंगे ना। दो ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस आएंगे या टेंशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में ही वर्क नहीं होता। नाउ द सेकंड कंसेप्ट जो इसमें लगने वाला है वो लिखिए। प्रॉब्लम 5, अगेन पेंडुलम वाला क्वेश्चन लो। दैट पेंडुलम 90, लेट्स से हॉरिजॉन्टल पॉइंट से स्टार्ट करें विथ रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, और आपसे पूछा जाए कि जब ये पेंडुलम 90 डिग्री नीचे आ चुका होगा, यानी एग्जैक्टली बॉटम पॉइंट पर होगा, व्हाट विल बी टेंशन फोर्स इन दिस स्प्रिंग? सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट। व्हाट विल बी द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट? लॉजिक पकड़ना पहले इसका। आपसे कहा गया था कि मैकेनिक्स, शायद तुम्हारे बैच में, A2 वाले बैच में भी लास्ट क्लास में हमने ये कहा था कि मैकेनिक्स को सॉल्व करने के दो दो तरीके होते हैं, एक न्यूटन लॉ वाला मेथड होता है और एक एनर्जी वाले मेथड्स होते हैं। दोनों, हमें टेंशन फोर्स निकालनी है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हम न्यूटन लॉ वाला मेथड यूज करेंगे या एनर्जी वाला मेथड यूज करेंगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वर्क बाय टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी बन रही है, तो ऑब्वियसली वर्क और एनर्जी के किसी भी मेथड से आप टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। रीजन उसका क्या है कि टेंशन फोर्स का वर्क डन कितना आ रहा है, तो वर्क या एनर्जी, इसमें से कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जिसके थ्रू हम टेंशन की वैल्यू निकाल पाए। और वर्क एनर्जी के अलावा दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूट मेथड कौन सा बचता है फिर आपके लिए? न्यूटन लॉ। दैट मीन सिंपल है कि न्यूटन लॉ यूज होगा अभी। आप बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह। यह है रीजनिंग कि हम न्यूटन लॉ क्यों लगा रहे हैं। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्क वाला मेथड यूज किया था, लेकिन टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूटन लॉ के अलावा और कोई रास्ता मिलेगा भी, बिकॉज एनर्जी मेथड में
वर्क इसका 0 है। और न्यूटन लॉ लगाने का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर फोर्स निकालनी है पहले उस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। जिस भी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो आप वहां पर पहले पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कौन कौन सी फोर्सेस वहां पर काम करेंगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम एट दिस पॉइंट, टेंशन और दूसरा वाला, ये दो फोर्सेस हो गए इसके फ्री बॉडी डायग्राम की तरह। फिर न्यूटन की दो लॉज हैं, एक लॉ आपका रेस्ट वाला है और एक लॉ एक्सेलरेशन वाला है। तो ये रेस्ट वाला लॉ लगाएंगे या एक्सेलरेशन वाला लॉ यूज करेंगे। तो ये बॉडी रेस्ट पे तो है नहीं यहाँ पर, यानी कि हम न्यूटन की सेकंड लॉ यूज करेंगे। एंड सेकंड लॉ सेज दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। और ये सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल, तो जब पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन में होगा तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जो कि लेंथ के बराबर है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस को लिखेंगे t माइनस एम जी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई एल। जिसको सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन भी कह सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बनाई जा रही है। और अब क्योंकि टेंशन फोर्स के टर्म्स में v स्क्वायर आ रहा है तो v को निकालने के लिए ये वाला मेथड रहेगा। अब बताओ क्या आंसर आएगा। सर इसमें जो 3 v है वो कैलकुलेट करने के लिए हम फिर यही इक्वेशन लगाएंगे, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर कौन सी स्पीड यूज कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूटन लॉ हमेशा इंस्टेंटेनियस लॉ माना गया है। मतलब कि अगर हम टेंशन फोर्स बॉटम पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इक्वेशन में जो स्पीड रखेंगे वो भी हम कौन से पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रखेंगे, बॉटम वाली। और ये स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फिर यही मेथड आएगा, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। तो निकालिए, उससे पहले v की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, और वो v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके बताइए कि टेंशन की टोटल वैल्यू क्या बन रही है। 3 mg आ रही होगी। v कितना आ रहा होगा, v निकालने के लिए फिर जब यही वाला मेथड लगाएंगे तो v बराबर रूट यू स्क्वायर 0 डाउनवर्ड जा रहे हैं प्लस 2g और l। ना ये v स्क्वायर यहाँ रखेंगे, फाइनल आंसर इज टेंशन बराबर 3 mg। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। वही सिलेंडर वाला एग्जांपल फिर से दो आप। रेडियस आर, सिलेंडर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक m मास का पार्टिकल। और आपकी बार इस पार्टिकल को ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करो। इनिशियल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0, एग्जैक्टली 0 नहीं बोल सकते बिकॉज एग्जैक्टली 0 पर वो चलेगा ही नहीं, तो लगभग 0 के बराबर है। क्वेश्चन इज फाइंड नॉर्मल फोर्स एट थीटा एंगल। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एट थीटा एंगल। फाइंड नॉर्मल फोर्स एट थीटा एंगल फ्रॉम द टॉप साइड। रीजनिंग पे जाइए फिर से अगेन, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत आसान होता है बताना कि भाई इसको ऐसे कर दो। क्या फिर से सेम क्वेश्चन है, कैन वी फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय वर्क मेथड। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं निकाल सकते, वर्क 0 है। और मैकेनिक्स के दो ही मेथड्स हैं, वर्क मेथड जहां नहीं लग रहा होगा वहां पर फिर न्यूटन लॉ ही लग सकता है। दो ही अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मैकेनिक्स की सभी क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करोगे, या तो वर्क मेथड से सॉल्व होंगी या फिर न्यूटन लॉ वाले मेथड से ही। नॉर्मल को हम वर्क मेथड से कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि उसने कोई वर्क किया नहीं, तो सिर्फ एक रास्ता बचता है एनएलएम का। और एनएलएम के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, बनाइए थीटा एंगल पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। और फ्री बॉडी डायग्राम में आप लोग बहुत टाइम लेते हो वैसे। एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बहुत क्विक होना चाहिए, एमजी होगा और कौन सा कोड दिखाएंगे बस। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ वाली सरफेसेस चल रही है, अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा।
क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए बार बार कह रहा हूँ कि ये तभी लगा सकते हो जब वर्क सिर्फ कौन सा करे, ग्रेविटी। अगर फ्रिक्शन होता और स्लाइड करते तो वो कौन सा फ्रिक्शन बन जाता फिर? क्या उसका भी वर्क जीरो आता है? तो ये रिजल्ट वैलिड ही नहीं होगा फिर। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फिर एनएलएम का सेकंड लॉ लगेगा आपका, बिकॉज सर्कुलर मोशन में है। क्या इक्वेशन बनाओगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से? इनमें से कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है? तो mg का कोई एक कंपोनेंट होगा जो सेंटर की तरफ जाएगा, mg cos थीटा। तो mg cos थीटा की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और नॉर्मल की डायरेक्शन सेंटर से बाहर है। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, ये जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको रखेंगे इक्वल टू m v स्क्वायर बाई आर। अब इसमें फिर v स्क्वायर आ गया, और उस v को निकालने के लिए, यहाँ जो v आ रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर ये मेथड। v निकालने के लिए अब देखो, वो आपको छोड़ दो, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। v के लिए रूट ऑफ u स्क्वायर की जगह पर u स्क्वायर क्वेश्चन के हिसाब से चले। अगर u स्टार्टिंग में जीरो, जीरो, आगे का साइन डिसाइड करो, प्लस या माइनस। तो तुम्हें हाइट निकालनी है सिर्फ यार, हाइट यहां से यहां तक की ये हाइट, ये h, ये फिर वही ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आएगा, और ये हाइट आएगी r माइनस आर कॉस थीटा। ये v यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी। और वो कुछ ऐसा आएगा, जब उस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ लाएंगे, तो सॉल्व करके नॉर्मल कुछ शायद ऐसा मिलेगा तुम्हें, mg मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑफ कॉस थीटा माइनस 2। क्रॉस चेक कर लो, वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। अब आप बताओ, इन दो टॉपिक्स के बाद जरा नीचे वाले टेबल फिल करके बताओ, जो दो बॉक्स बना के दिए गए हैं। पहले वाले बॉक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल्स लगाए गए हैं, पहला वाला पॉइंट आपको क्या समझ आ रहा है यहाँ तक? स्पीड निकालने के लिए कौन सा मेथड, न्यूटन लॉ या फिर वर्क मेथड? ये तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, दैट स्पीड विल बी, विल, पहला पॉइंट देखिएगा जो बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड है उसमें पहला है स्पीड विल बी ऑब्टेन्ड बाय वर्क मेथड। स्पीड विल बी ऑब्टेन्ड बाय वर्क मेथड। और दूसरा पॉइंट, अगर कोई फोर्स निकालनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में टेंशन निकाला है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल निकाला है, तो कौन सा मेथड? सेकंड पॉइंट, टू फाइंड फोर्स यूज एनएलएम, टू फाइंड फोर्स यूज न्यूटन लॉ, एनएलएम। अभी एक और चीज, नई चीज, अभी तीसरा पॉइंट छोड़ा हुआ है, आगे बढ़े और है। और वो भी न्यूटन लॉ सर्कुलर मोशन वाले लगाओगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली। अब आइए फर्स्ट, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट नहीं, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शीट का थर्ड क्वेश्चन, जल्दी देखिए। थर्ड क्वेश्चन करिए। शीट का थर्ड नंबर क्वेश्चन। अच्छा, अगर शीट पे ध्यान से देखोगे तो, हाँ ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। कितनी वेलोसिटी दी गई है इस क्वेश्चन में? रूट ऑफ 10 GL इज द गिवन वेलोसिटी। क्या निकालना है? अब देखो यहाँ पर टेंशन कहाँ पर निकालनी है?
मतलब जब ये स्ट्रिंग ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी एट दिस पॉइंट टेंशन निकालना है आपको। अब जो दो प्रिंसिपल आपने लर्न किए उसके हिसाब से लगाओ, अपने आप करो। जो दो प्रिंसिपल्स यूज किए हम लोगों ने कि हम को स्पीड निकालनी है कि फोर्स निकालनी है, उस हिसाब से देखो। और हम प्रिंसिपल बताओ ना कौन सा लगाओगे यार। एक्सटेंशन को निकालने के लिए हम पहला स्टेप न्यूमेरिकल में क्या रखेंगे, एनएलएम या वर्क? एनएलएम, फोर्स निकाल रहे हो, एनएलएम लगाओ। तो एनएलएम के लिए, उस एनएलएम का क्वेश्चन करने के लिए जो पहला स्टेप है वो फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इसके अलावा और भी कोई फोर्स होगी क्या यहाँ पर? एमजी। सेंटर वाली फोर्स कौन सी है इनमें से, इन दोनों में से वो फोर्स जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ जा रहा है। तो फिर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर किसको रखोगे यहाँ पर? एम वी स्क्वायर बाई एल। ओनली टेंशन, बिकॉज सिर्फ टेंशन ही सेंटर की तरफ आ रहा है, एमजी तो सेंटर की तरफ जाएगा नहीं। तो टेंशन बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल। अब इसमें वी फंस गया, वो ऊपर वाले मेथड से आ जाएगा। तो वी ऊपर वाले मेथड, एनर्जी मेथड से आ जाएगा। तो वो हो जाएगा वी बराबर रूट ऑफ यू स्क्वायर बिकम्स 10 GL। साइन बोलना आगे, माइनस प्लस में माइनस 2G। minus और हाइट बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में हाइट कितनी L है? एल। अब ये वी यहाँ रख दीजिए, 8 mg आंसर आ जाएगा। अब यस सर। करो, हाँ जी अगला बताओ। टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यही पेंडुलम टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया, वहां पर टेंशन की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस सबका सेम रहेगा। पहले एनएलएम यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम और सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन। टॉप मोस्ट पॉइंट का एफबीडी सर 7 mg। बता रहे बच्चे, कंफर्म कर रहे हैं। ये बच्चा इसी वर्क डायग्राम में लगाएंगे कर लो यार, तुम स्पीड बढ़ाओ। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली एफबीडी बनाने वाला काम थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर चलिए हाँ जी बच्चे बताओ। सर कौन सा वाला करना है? थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है, प्रैक्टिस तो करो इसकी। अच्छा थर्ड यस क्वेश्चन के बी पार्ट में भी तो हमें टेंशन निकालनी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर निकालनी है। टॉप मोस्ट पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने मिश्रा जी? ये बताओ यहाँ पर फोर्सेस कौन सी आएंगी? सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। क्या इक्वेशन बनेगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? टी प्लस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड फॉर वी रूट ऑफ यू स्क्वायर 10 GL माइनस 2G इंटू, ये यहां से कितनी हाइट पे चलेगी? 2L। ये वी रख करके देखो टी कितना था, 5 mg। टेंशन की वैल्यू 5 mg। और एक पॉइंट है उसमें, करो इसको भी करो जल्दी। तीसरे वाले पार्ट में सोचिए कहां पर टेंशन निकाली, जरा डायग्राम सोच के बताओ। थर्ड पार्ट में तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन में दिक्कत है क्या कोई? कि यहाँ पर 4GL बन जाएगा यार, हाइट 12 है, एल प्लस एल 12 हाइट है, 2GL लिखा तो 4GL करो। तो जितने लोगों ने 2 लिखा वो उनका सबका 7 आ रहा है यहाँ पर। 7 उनका आंसर आ रहा है जो इस हाइट को 12 के बजाय एल ले रहे हैं। थर्ड पार्ट वाला ट्राई करो। पूछ रहे हो बता रहे हो? हाँ 7.5 mg। नहीं टोन टोन ऐसी थी, ऐसा लग रहा है जैसे
देखो भाई, अगर इसके बाद नहीं हो पाया ना तो फिर ये टॉपिक इससे आसान तरीके से नहीं हो सकता। तो रूट 10 GL की वेलोसिटी बॉटम पर निकालना कहाँ पर है टेंशन फोर्स क्वेश्चन में? 60 डिग्री कहाँ, बॉटम साइड से कि टॉप साइड से? अपवर्ड ये सब पढ़े, अपवर्ड वर्टिकल से लिखा है, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, ऊपर वाली वर्टिकल साइड से। अब उससे 60 डिग्री इधर की लेफ्ट या राइट? अपवर्ड वर्टिकल से 60 डिग्री किधर की तरफ लिखा उसमें? ये नहीं मेंशन। तो मेंशन नहीं है ना एक्चुअली, मेंशन नहीं, तो आपको ये केस मानो, हम 60 डिग्री राइट वाला केस मानते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा हालांकि, इसीलिए मेंशन नहीं है वो। आप इवन अगर इधर भी 60 ले लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। चेक करो, चेक कर लेते हैं ना। दो ही काम करने हैं भाई, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस पॉइंट पर। और फ्री बॉडी डायग्राम भी ऐसा कोई बड़ा डायग्राम नहीं है, दो ही फोर्स दिखानी है, mg दिखाना है और t दिखाना है। ये दो फोर्स हो गए भाई। एक मिनट, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ दिखाओगे इसमें से? टेंशन के अलावा भी तो होगा कुछ, टी तो है ही सेंटर के अलावा, क्या mg का कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो सेंटर की तरफ आएगा? इसका भी तो कंपोनेंट आएगा कोई सेंटर की तरफ, cos थीटा। तो प्लस mg cos 60/2 ये हो गया, और बराबर mv स्क्वायर बाई आर। और फिर भाई v वाला प्रॉब्लम, तो v के लिए रूट ऑफ u स्क्वायर 10GL माइनस 2g। अब दूसरी पॉइंट, ये हाइट निकालनी है, ये हाइट पूरी, ये पूरी हाइट, तो इतनी हाइट तो L हो जाएगी, और उसके ऊपर की जो ये वाली हाइट है L cos 60 आएगा यार, ये हाइट L cos 60 आएगी, यानी कि L/2 आएगी, यानी कि टोटल हाइट 3L/2 आएगी। 3L/2 इज द टोटल हाइट। मैथ से इम्प्रूव कर लो भाई, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट, डिस्टेंस सब। तो अब ये पूरा आंसर आएगा 13 mg/2। लविश तुम्हारा सही था, कितना था? तुम लोग के आंसर कितने आए थे? ठीक है, 13 mg/2 राइट आंसर हो गया। तुम्हारा भी आ गया भाई 13? थोड़ा बड़ा कुछ नहीं चलता भाई, चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया राइट। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। असाइनमेंट फोर्थ क्वेश्चन, पहले ये बताओ, ये समझ आया प्रूफ क्या करना है इसमें? क्या टी इक्वल आ रहे हैं, ये नहीं प्रूफ करना। किन किन, तो कौन सा डायमीटर चूज करें, हॉरिजॉन्टल वाला डायमीटर चूज करें कि वर्टिकल वाला? लैंग्वेज रीडिंग इंप्रूव कराने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसीलिए मैं इसमें जो बोला गया है, हम कौन सा क्या हम ये वर्टिकल डायमीटर चूज करेंगे या हॉरिजॉन्टल डायमीटर चूज कर ले? उसमें लिखा है एनी डायमीटर, तो कोई भी डायमीटर चूज कर सकते हो। वर्टिकल क्यों चूज करें फिर? हम ऐसे एंगल वाला चूज करेंगे, कोई स्पेसिफिक डायमीटर चूज कर लोगे तो क्या पता वो रिजल्ट स्पेसिफिक हो। तो हम कोई रैंडम आर्बिट्री थीटा एंगल पर मान लो, थीटा एंगल पर एक डायमीटर मान लेते हैं। और लैंग्वेज के हिसाब से हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए पहले। इधर की साइड अगर T1 फोर्स लग रही हो और इधर की साइड T2 लग रही हो, तो क्या प्रूफ करना है मुझे? T1 प्लस T2 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये प्रूफ करना है। अब चलो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ ये करना है कि T1 प्लस T2 इज कांस्टेंट।
कि यही नहीं लिखा लाइन में कि सो दैट द सम ऑफ टेंशन इन द स्प्रिंग एट 2 पॉइंट डायमीट्रिकली अपोजिट इज सेम फॉर एनी डायमीटर। मतलब किसी भी डायमीटर के 2 पॉइंट्स लेने हैं आप, चाहे इस वाले डायमीटर के 2 पॉइंट ले लीजिए, चाहे इस वाले डायमीटर के 2 पॉइंट, चाहे हॉरिजॉन्टल वाले डायमीटर के 2 पॉइंट ले लो, किसी भी डायमीटर के 2 पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू को ऐड करेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगे। और जो बॉक्स में 2 प्रिंसिपल लिखे हैं सिर्फ उसके अलावा तीसरा सोचो भी मत। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर T1 के अलावा mg की फोर्स इधर दिखाओ, और यहाँ पर भी T1 के अलावा T2 के अलावा mg की फोर्स। मान लेते हैं यहाँ पर u स्पीड है, इस पॉइंट पर स्पीड u मान लेते हैं। क्या बनेगी सेंट्रीपिटल वाली इक्वेशन एट दिस पॉइंट? इस प्रेजेंट डायग्राम में कौन सा फोर्स है जो इस सेंटर पॉइंट की तरफ जा रहा है? कोई ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर भी जा रहा हो? mg cos थीटा। तो टोटल हो गया T1 माइनस mg cos थीटा। और किसके बराबर करें इसको? m, उस पॉइंट पर u स्पीड मान लो, मान लें यहाँ पर स्पीड u है तो mu स्क्वायर बाई l, फर्स्ट इक्वेशन। और T2 वाले पॉइंट का जरा डायग्राम देखो, T2 वाले पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी न्यूटन लॉ की इक्वेशन। यहाँ पर कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ दिख रहा है हमें? T2 प्लस mg नहीं, T2 तो सेंटर की तरफ है लेकिन mg से वर्टिकली नीचे आ रहा है। इसका कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा, mg cos थीटा। और ये चीज बराबर आएगी m बाई एल। अब इस पॉइंट पर अगर v स्पीड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ अलग स्पीड आएगी, यहाँ अलग स्पीड होगी। राइट, और इन दोनों स्पीड का रिलेशन इससे आएगा। नाउ v विल बी रूट ऑफ u स्क्वायर। अब बताइए, पहले तो माइनस प्लस का, यहां से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट माइनस, और कितनी हाइट है, मतलब ये हाइट निकालनी है, ये जो u वाली स्पीड है और ये जो v वाली स्पीड, इनके बीच की हाइट। हाँ, मतलब ये हाइट चाहिए मेरे को, ये हाइट, और ये पूरा डायमीटर है 2r, और ये एंगल थीटा बनेगा। ये टोटल डायमीटर 2r है, ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट जरा सोचो कितनी आएगी? 2r cos थीटा, तो ये हाइट हो गई 12 cos थीटा। ये यहाँ पर h की जगह रखूं तो ये 4gl cos थीटा बन जाएगा। और अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, प्लस करिए, क्योंकि हमें T1 प्लस T2 चाहिए। दोनों ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर T1 प्लस T2 हो जाएगा, माइनस mg cos थीटा और प्लस mg cos थीटा कैंसिल आउट, m बाई एल कॉमन, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लाओ। क्या बना है तुम्हारा मेयर? मतलब ये v स्क्वायर यहाँ रखने के बाद बता रहे हो? इसमें बहुत सारे लोगों का आंसर ही नहीं आता। मतलब तुम लोग को क्या घर वालों ने समझा के भेजा होता है क्या कि वहां जा करके आंसर बोलना नहीं कभी? कोई ऐसा तुम लोग को ट्रेनिंग के लिए हुई है कि भाई वहाँ कुछ में आंसर मत बोलना, नजर लग जाएगी, पाप चढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके का कोई? मतलब तुम लोग के एटीट्यूड को देख करके हमें बड़ी अजीब सा लगता है कि आप पढ़ने के लिए आते हो, मतलब पहले स्कूल ज्वाइन करते हो पढ़ने के लिए, वहां भी नहीं पढ़ते, उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हो, फिर यहाँ भी नहीं पढ़ते, अब इसको पूरा करने के लिए फिर कोई सब्सक्रिप्शन लोगे, वहां भी नहीं पढ़ोगे। और एट द एंड क्या बोल दोगे?
फिर से पढ़ा दीजिए, दोबारा समझ नहीं आया। क्या आया v स्क्वायर रखने के बाद आंसर यार? m बाई एल बाहर हो गया होगा, 2u स्क्वायर 4g, अंदर एल आ रहा ना, 4gl cos थीटा। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं। अब एक चीज और देखने वाली है इसमें, अगर बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर, सबसे सबसे जो बॉटम वाला पॉइंट था, यहाँ पर कुछ स्पीड मान लेते हैं, इसको यू एल से मानते हैं, यू एल मतलब स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट, एल फॉर लोवेस्ट। और अगर लोवेस्ट पॉइंट में और इस यू वाले पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फिर से, तो ये आप एज एज इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे और यहाँ पर एज फाइनल वेलोसिटी, और ये रिलेशन यूज करेंगे, यूएल एज द इनिशियल वेलोसिटी एंड यू एज द फाइनल वेलोसिटी। रिलेशन ये वाला क्या बनेगा, देखो उसके हिसाब से, v सॉरी दिस u इक्वल टू रूट ऑफ दिस यूएल स्क्वायर माइनस का साइन 2g इंटू इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो हाइट है, बॉटम पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हाइट, तो ये हाइट बनेगी l माइनस एल कॉस थीटा। अब ये u हम फिर से यहां पर एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब ये u यहाँ बॉटम पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन उठा करके यहाँ लेके जाएंगे यू स्क्वायर बना करके, उसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा ये, और जीएल कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा आंसर में, मतलब ये पूरा इसका जब स्क्वायर यहाँ रखोगे, यू स्क्वायर की जगह इस पूरे का स्क्वायर, तो उसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको, तो हटा रहे इसको, तो इसके बाद जो एक और टर्म आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, बोलना क्या रहा बच्चा? एक एक करके तुम बता दो। यू लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस, ये फाइनल आंसर आया। इस फाइनल रिजल्ट में कहीं कोई थीटा नहीं आ रहा, मतलब कि T1 प्लस T2 इस थीटा के ऊपर तो डिपेंड करती रहा, और यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी डायमीटर के लिए सेम आंसर आएगा। हमने डायमीटर को, हम लोगों ने जो डायमीटर चूज किया था वो बॉटम साइड से थीटा एंगल पर चूज किया था, बट फाइनल रिजल्ट में थीटा का कोई टर्म नहीं, तो थीटा का टर्म फाइनल रिजल्ट में ना आने का फिजिकल मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप एंगल 0 डिग्री चूज कर लो, चाहे 10 डिग्री, चाहे 20 डिग्री, हम कोई भी डायमीटर चूज कर लेते, एंगल आंसर में आ ही नहीं रहा आपके। दैट मीन्स कि T1 प्लस T2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और यही प्रूव करने को दिया गया था। और एक बार वेरीफाई करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर स्पीड कितनी निकाली गई थी, देखो थर्ड क्वेश्चन में स्पीड एट दिस पॉइंट निकाली नहीं गई, दी गई है, दी गई है असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड रूट 10 जीएल। तो अगर यहाँ रूट 10 जीएल का स्क्वायर करें, तो रूट 10 जीएल का स्क्वायर, तो ये 8 का टर्म आ जाएगा और बाहर 2 है, ये पूरी वैल्यू 16 mg आएगी। और उसका जरा ए और बी पार्ट का आंसर देखो, थर्ड क्वेश्चन की ए पार्ट में बॉटम पर टेंशन कितनी आई थी, 8 mg। अच्छा बॉटम निकाला नहीं था, ओके तो नहीं हो पाएगा यार, बॉटम नहीं निकाला था, चलिए फिर छोड़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, मुझे लगा शायद उसमें निकाला हम लोगों ने, कोई बात नहीं जी।
11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। और बगल में एक बॉक्स और बना हुआ है, वो तुम लोग के इंडिविजुअल के लिए बना है। तुम लोग को जहां जहां किसी को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो लिखो ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी है। किसी को सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो रही तो लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स रिवाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। और जिसको नहीं लिखता था वो लिख दे आई एम परफेक्ट, बॉक्स में लिखो आई एम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, नो वायरस फाउंड, स्कैन्ड एंड नो वायरस फाउंड, एवरीथिंग इज ओके। हम क्या करते हो आप, ये तो वायरस स्कैनिंग में क्या होता है ये तो पता लगा दो कहाँ प्रॉब्लम है। अब तुमने को सॉफ्टवेयर तुम्हारा यहाँ है और ये नेचुरल सॉफ्टवेयर कभी करप्ट नहीं होता। हम लोग कर देते हैं करप्ट, जानते हो, हम लोग इस तरीके से सोच के चलते हैं ना कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे। और टालते टालते वो स्टेज आ जाती है कि फिर अब संभलता नहीं है, पुराना बैकलॉग इतना बड़ा हो चुका होता है। पहली बात, इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आप 11th क्वेश्चन को पढ़ करके देखो तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। स्प्रिंग भी तो इन्वॉल्व है। और एक एक बार अपने लेक्चर नोट्स को देखोगे तो वर्क ऑफ, एक मिनट, हाँ, वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स का भी कुछ फॉर्मूला होता है। तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस, तो रीजनिंग पार्ट पहले देखते हैं, प्रॉब्लम का रीजनिंग पार्ट। इस क्वेश्चन में स्प्रिंग है, स्प्रिंग का वर्क आएगा। क्या अभी भी हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे? इसके लगाने के लिए कहा गया था कि ग्रेविटी के अलावा और कोई वर्क करने वाली फोर्स ना लगे। 11th में स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है जिसका वर्क आता है। तो रीजनिंग ये है कि यहाँ पर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो इनवैलिड हुआ। और इसका रीजन इनवैलिड होने का ये है कि ग्रेविटी की फोर्स के अलावा एक और फोर्स काम कर रही है। तो वैलिड क्या होगा फिर? ये वाला, यहाँ पर ये वाला रिजल्ट लगाओ आप, v बराबर रूट ऑफ 2 टाइम्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर अपॉन मास एंड प्लस यू स्क्वायर। एक्चुअल में ये इसी से बन करके तो आता है यहाँ पर, यही चीज सिंप्लीफाई करके ये लिखी गई थी। अब ये जब वैलिड नहीं है तो ये, लेकिन ये हमेशा वैलिड होगा क्योंकि ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। मतलब होता क्या है कि जल्दीबाजी में 10-12 क्वेश्चंस हम लोगों ने इससे कर लिए तो हम लोग को ऐसा लगने लगता है कि अब सभी क्वेश्चंस में यही लगेगा, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सीट में ऐड किया गया था। बाकी क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशन पढ़ो। स्पेसिफिकेशन का मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या स्पीड थी, स्प्रिंग की क्या कंडीशन थी उस टाइम पर, और हमें किस पॉइंट पर क्या निकालना है, ये सब पढ़ो जरा आप। तो क्वेश्चन रीडिंग हैबिट भी इंप्रूव होती है। पढ़ा क्वेश्चन, जल्दी बताएं क्या दिया है, क्या निकालना है, ये सब समझ में आ गया है? मतलब डेटा जरा एक्सट्रैक्ट करके बताइए, डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या क्या गिवन है इसमें। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है और नेचुरल लेंथ गिवन है।
और रेडियस गिवन है, और इनिशियल स्पीड नहीं दी है, कहीं तो लिखा होगा उसके बारे में। अच्छा, और कुछ कि हमें कहाँ निकालना है फोर्स, तो ये सब कुछ पढ़िए ना, आप पढ़ करके अपने आप प्रॉब्लम को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया गया है। और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ दी है क्वेश्चन में आर, तो ये बीड स्लाइड करके किसी ऐसे पॉइंट पर चला जाएगा। एक मिनट, ये बताइए वो पॉइंट जहां पर स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल आएगी, सेंटर के नीचे होगा, सेंटर के ऊपर होगा, या फिर सेंटर पे ही होगा? यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ मतलब यहाँ कहीं पर बीड आएगी, और तब जाकर के स्प्रिंग की लेंथ, और कितना दिया नॉर्मल लेंथ आपको, आर के बराबर है ना, तो स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ जब आर के बराबर होगी तो ऐसा कुछ पॉइंट होगा। निकालना है क्या हमको वहां पर? निकालना क्या ये बताओ पहले, फोर्स या स्पीड? फोर्स निकालने के लिए एनएलएम या वर्क? एनएलएम के लिए पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाओ। यहाँ तक पहुंच गए कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स दिखाएं यहाँ पर? mg तो दिखाते ही हमेशा, उसके अलावा कोई फोर्स नॉर्मल दिखाएंगे, किधर की तरफ दिखाएंगे नॉर्मल? इसमें हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की ना तुम लोग की, और मतलब नॉर्मल ऐसे वर्टिकल दिखा दे, इसमें क्या तो किधर दिखाए फिर? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? देखो थ्योरी ना बताएं, थ्योरी हमें पता है कि कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, प्रॉब्लम एप्लीकेशन में आती है। मैं कह रहा हूं अंदर की तरफ आएगा। चलिए, नॉर्मल विल बी टुवर्ड्स सेंटर, ये कैसे मालूम चलता है कि बाहर की तरफ आएगा? ये बीड है, बीड क्या होती है? मोती, बीड मतलब मोती, तो मोती का कांटेक्ट क्या इधर ही की तरफ है, इधर कांटेक्ट नहीं होगा उसका, तो बीड पर नॉर्मल इस साइड भी लग सकता है और इस साइड भी लग सकता है, हमने अंदर की तरफ एज्यूम किया है। बीड एक ब्लॉक नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे टच करता है, बीड मोती है, राउंड शेप की होती है, जैसे अंगूठी पहनते हो तो अंगूठी का फिंगर से कांटेक्ट चारों साइड से। सर अगर बाहर करते तो ये क्वेश्चन ना सॉल्व होएगा। नहीं हो पाएगा, होता बट माइनस में आंसर आता फिर। बार बार कह रहा हूँ रीडिंग हैबिट इंप्रूव करो, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उस बीड वर्ड को समझ ही नहीं, तो बीड को नॉर्मली ब्लॉक की तरीके से देखो। घड़ी पहनते हो, घड़ी कई लोगों ने घड़ी पहनी हुई है, तो उस घड़ी पर आपकी जो रिस्ट है वो नॉर्मल किधर लगा रही होगी? घड़ी आपके रिस्ट के टॉप साइड को टच कर रही है कि बॉटम साइड को टच कर रही है? तो इधर भी नॉर्मल लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, अब किसी एक साइड का नॉर्मल ज्यादा आएगा। तो बीड में नॉर्मल इनवर्ड भी लगा सकते हैं, आउटवर्ड भी, हमें मालूम नहीं किधर आएगा, तो हमने एक तरीके से अंदाजा लगाया है कि अंदर आएगा। अगर सॉल्व करके पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमारा ये अंदाजा सही है, और अगर सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू माइनस में आ गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम अंदर की वजह इसको बाहर की साइड दिखा देंगे। और कोई फोर्स इसके अलावा? स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर फोर्स लगाती है क्या? ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ आ चुकी है, क्या इस समय भी ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी? नहीं लगाती। इसके अलावा फ्रिक्शन वगैरह कुछ है इसमें? नहीं है, तो ये हो गया कंप्लीट, हो गया डायग्राम। और मान लेते हैं इसमें v स्पीड है, अब लगाइए सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ दिख रहा है आपको? नॉर्मल। और क्या mg का कोई ऐसा कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ या सेंटर से बाहर? और ये एंगल निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स, ये आर है, ये भी क्वेश्चन में आर गिवन है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है,
एंगल 60 डिग्री, mg का कौन सा कंपोनेंट सेंटर से बाहर जाएगा? cos 60। ये भी खुद ही बताना पड़ता है कौन सा कंपोनेंट बाहर जाएगा। सुन तो लेने दो पूरा, पसंद आएगा तो मांग लेंगे। अब इसको किसके बराबर करें भाई? इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब प्रॉब्लम आई वी की, प्रॉब्लम वी की आ गई, बट वी निकालने के लिए हम इसको फिर नहीं यूज करेंगे बार बार। अब आप ये आइए, तो मुझे वर्क बाय ऑल चाहिए, तो वो कैसे आएगा देखो। v इक्वल टू रूट ऑफ 2/m। कौन कौन से फोर्स यहाँ पर वर्क करने वाले? नॉर्मल वर्क नहीं करता भाई, वर्क बाय नॉर्मल 0। तो ग्रेविटी की वर्क आएगी mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हाइट बताना, टॉप मोस्ट पॉइंट से कितनी हाइट नीचे है, देख लो आराम से। 3r/, ठीक है, तो mg इंटू 3r/2 ग्रेविटी का वर्क। ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? वर्क निकाल रहे हैं यहाँ पर प्लस। और स्प्रिंग का वर्क, फॉर्मूला उसका पता होना चाहिए, हाफ। मैं यहाँ पर WS कर रहा हूँ, एक मिनट को, WS 2 टाइम्स वर्क बाय ऑल में WS कर दिया मैंने, भी इसको अलग से लिख देंगे। 2 बाई मास इंटू W ऑल में ग्रेविटी और स्प्रिंग आ गए, प्लस U स्क्वायर। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था ये, तो WS अलग से लिख के दिखा रहे हैं। वर्क बाय स्प्रिंग निकालने के लिए हाफ ऑफ K की वैल्यू दी गई है उसमें, 2 mg/r है ना सर। XI क्या रखोगे यहाँ पर? इनिशियली स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ से कितनी ज्यादा थी, R, तो R स्क्वायर। फाइनली उस स्प्रिंग की लेंथ अपने नॉर्मल लेंथ से कितनी ज्यादा या कम है? 0, तो -0 स्क्वायर। अब ये WS यहाँ रख दीजिए, तो V आ गया, V को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, N आ जाएगा। XI का मतलब याद करिए, XI इनिशियल लेंथ नहीं होती, नॉर्मल से कितनी एक्सेस थी आपकी लेंथ, डिफॉर्मेशन बोला गया था उसे। ये तो कह रहे 3 दिन से कह रहे हैं कि फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करके याद कर लो, 3 दिन से इसे चिल्ला रहे हैं कि न्यूमेरिकल में सिर्फ वर्क की रिक्वायरमेंट आती है, और वर्क की पूरी लिस्ट बार बार तैयार करवा रहे हैं, और फिर भी हम देख रहे हैं वर्क का क्वेश्चन आता फिर फंस जाते हो। तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 11 mg/2 आंसर है, 11 mg/2। पॉजिटिव की नेगेटिव? तो नॉर्मल का जो अंदाजा लगाया गया था सही था गलत था? वो सही, तो नॉर्मल अंदर की साइड ही आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। 11th का आंसर आ गया 11 mg/2। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन। So question number फर्स्ट पहला ही वाला क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन,
किसी और क्वेश्चन का रेफरेंस मत लो। फर्स्ट क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, नए तरीके से करो। कि अभी भी फिजिक्स में ये काम ना किया करो कि पुराने किसी क्वेश्चन का रेफरेंस लो। देख लेते हैं क्या निकाल। इस बार क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि एक कंडीशन दी गई है, हमें निकालना तो यू है, लेकिन क्या कंडीशन पे निकालना है, क्या कंप्लीट करना है आपको यहाँ पर। सो टू कंप्लीट देखो इसके नाम में ही आंसर है इसका, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। एक मिनट सुनो, क्रिटिकल वेलोसिटी। रुक जाओ एक मिनट। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करनी है तो इसका मतलब पार्टिकल को हमेशा मोशन में रहना चाहिए। नाम से देखें, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कभी जीरो ना हो जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही उसका आंसर मिलता है आपको। और सर्कुलर मोशन चाहिए आपको, मोशन में भी सर्कुलर, बिकॉज मोशन तो और भी टाइप के हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है। तो सर्किल पे जाने की जो कंडीशन आएगी, मैथ्स में डेफिनेशन ऑफ सर्किल, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन ऑफ सर्किल कहती है इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। पता है या नहीं पता है? तो बोलोगे हमें, बोले लोकस ऑफ पॉइंट्स किसका। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्किल पर चलने के लिए इस पेंडुलम को इस फिक्स पॉइंट से हमेशा कितना डिस्टेंस चाहिए होगा। तो जो पेंडुलम बॉब है इट शुड ऑलवेज बी एट एल डिस्टेंस। और ये कैसे इंश्योर करोगे कि वो हमेशा एल डिस्टेंस पर है। पार्टिकल फिक्स पॉइंट से हमेशा एल डिस्टेंस पर है, बिकॉज तभी सर्किल बनेगा। तो ये हम इंश्योर करने के लिए हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग कभी लूज ना हो जाए यहाँ पर, क्योंकि अगर स्ट्रिंग लूज कर जाएगी, ऐसे सिकुड़ जाएगी मान लो, तो फिर ये डिस्टेंस एल से कम हो जाएगी। तो स्ट्रिंग इज नेवर स्लैग्ड, ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। स्ट्रिंग की स्लैग करने की वजह से होगा क्या कि जो पार्टिकल और फिक्स पॉइंट के बीच का सेपरेशन है ये चेंज हो जाएगा, सर्किल की डेफिनेशन मैच नहीं करेगी, और स्टॉप कर जाने के बाद पार्टिकल मोशन में नहीं रहेगा। तो जब दोनों चीजें चाहिए आपको, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। यानी हमें कुछ ऐसी वेलोसिटी देनी होगी कि ये स्ट्रिंग कभी स्लैग ना करे, प्लस ये पार्टिकल कभी स्टॉप ना करे। स्लैग करने का मैथमेटिकल, ये तो मतलब उसमें इक्वेशंस के टर्म्स में बात करें, स्ट्रिंग नेवर स्लैग मतलब हमेशा टाइट रहे। तो इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे तो आप ये कहोगे कि जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, और वी नेवर जीरो का मतलब वी हमेशा पॉजिटिव। ये दो इक्वेशन सब बनाओ। पांडे जी जरा ये बताओ। हाँ आप ही हैं। स्ट्रिंग के स्लैग करने के बाद क्या कंडीशन आएगी। मान लीजिए पार्टिकल में स्पीड है बट वो स्लैग कर जाए, तो क्या कंप्लीट होगा फिर, मोशन बंद हो जाएगा या फिर क्या होगा, फिर कौन सा मोशन होगा। एक पार्टिकल के टाइप ऑफ, सुनिए, तो एक पार्टिकल के टाइप ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, काइनेमेटिक्स में कौन कौन से मोशन पढ़े थे लोगों ने। ट्रेजेक्टरी वाइज बताइए ना, ट्रेजेक्टरी वाइज, वन डायमेंशन, और क्या पढ़ा उसके बाद, स्ट्रेट लाइन मोशन के बाद अगला क्या पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल, और तीसरा पढ़ा है सर्किल। तो एक पार्टिकल के मोशन करने के तीन ही तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल, सर्किल। सर्किल नहीं करेगा फिर क्या करेगा वो, या तो स्ट्रेट लाइन
अच्छा, और पांडे जी ये बताओ पहले, ये क्यों कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग नेवर स्लैग्ड का मतलब होना चाहिए कि टेंशन पॉजिटिव रहे? क्या क्या स्लैग्ड स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स नहीं आती है कभी? ढीली रस्सी हो कोई, मतलब रस्सी है लेकिन ढीली है, उसमें टेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, स्लैग्ड में टेंशन फोर्स, तुम लोगों ने पूरा दिमाग अपना करप्ट कर रहा है। किसमें? भाई टेंशन हमेशा टाइट स्ट्रिंग में आती है, स्लैग्ड स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं आती। किताब से पढ़े हो ना सब, रटे बैठे हो। टेंशन मतलब खिंचाव, खिंचाव। ढीली रस्सी में कौन सा खिंचाव होता है भाई? मतलब कौन सा उसमें पुल होता है? अगर ढीली रस्सी में टेंशन फोर्स होती है तो कर लेना एक एक्सपेरिमेंट जरा। एक मास लेना और उसके साथ घर पे जो कपड़ा सिलने वाली धागे होते हैं, वो धागा ऐसे लूज करके बांध देना और इसको पुल करना आप। चलेगा ये ब्लॉक? तब तक नहीं चल पाएगा जब तक ये रस्सी बिल्कुल सीधी होकर टाइट ना हो जाए। तो जब तक ये लूज होगी तब तक यहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू जीरो। स्ट्रिंग नेवर स्लैग, इसका मतलब हो गया टेंशन फोर्स हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब अगर टेंशन फोर्स नेगेटिव हो गई या जीरो हो गई तो उसका मतलब ये निकल के आएगा कि रस्सी रस्सी जो है वो स्लैग कर गई है। और तब क्या हो जाएगा, रस्सी जब स्लैग कर जाएगी तो ये जो लेंथ है ये छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी थोड़ी। एंड देन उस केस में पार्टिकल भले मूव करता रहेगा बट सर्कल पर नहीं मूव करेगा, किसी और पाथ पे चलने लगेगा। और दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं कि v शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज अगर कहीं v जीरो हो जाएगा, मतलब इस पार्टिकल के चलते चलते किसी पॉइंट पर स्पीड खत्म हो गई तो मोशन ही बंद हो जाएगा ना, फिर तो सर्किल की बात बाद में आएगी। तो हमें ये दोनों चीजें सेटिस्फाई रखनी है तब जाकर के कंप्लीट होगा सर्कल। अब सबसे लोवेस्ट स्पीड कहां पर आ सकती है इसकी, सबसे मिनिमम स्पीड? सबसे लोवेस्ट स्पीड इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगी। तो ये निकालो कितनी होगी सबसे लोवेस्ट स्पीड विच इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, कितनी होगी? और ये क्यों कहा जा रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही सबसे कम स्पीड आएगी? इसकी क्या गारंटी है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही सबसे कम स्पीड आएगी? ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ग्रेविटी के अपोजिट जाएंगे तो स्पीड कमी होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे लो स्पीड आएगी और उसको निकालने के लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज इस केस में ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो मिनिमम स्पीड विल बी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दैट शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर। अब आगे तुम बताओ प्लस या माइनस लगे, एच की जगह क्या रखोगे? तो ये यू स्क्वायर माइनस 4gl आएगा एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। और वैसे भी मैथमेटिक्स के हिसाब से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया वो। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि इनसाइड दिस स्क्वायर रूट दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होगा कभी। तो पहली कंडीशन तो ये होगा कि यू स्क्वायर 4gl से बड़ा हो, यानी यू शुड बी मोर देन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ऐसा ना होने पर स्पीड की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, मतलब स्पीड इमेजिनरी नंबर बन जाएगी, जिसको मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। नाउ दूसरी कंडीशन, मिनिमम टेंशन भी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही आएगी। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, पार्टिकल ऊपर ऐसे है तो रस्सी के लूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? टॉप पे। हाँ, तो यहाँ पर टेंशन निकालनी है, फिर वही कंसेप्ट आ गया, फोर्स निकालना जा रहे हो आप, एनएलएम का मेथड, फोर्स निकालने के लिए एनएलएम। तो इसके साथ और कौन सी फोर्स यहाँ पर होगी? तो उसके लिए इक्वेशन न्यूटन लॉ की, मिनिमम टेंशन एट द टॉप पॉइंट प्लस mg और m बाई आर मीन सेल, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर v स्क्वायर, वो v स्क्वायर ये है।
यू स्क्वायर माइनस 4gl। और इस पर क्या लगा दे कंडीशन, ये जो मिनिमम टेंशन फोर्स है ये नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। तो जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन में अगर बात कीजिए, मतलब या फिर इसे mg को इस तरफ लेके जाओ राइट साइड पर, तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी एम यू स्क्वायर बाई एल, और ये पूरा उधर जाके -4 mg, और ये प्लस mg भी उधर चला जाएगा, -5 mg, एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो एम यू स्क्वायर बाई एल -5 mg को पॉजिटिव करे अगर, इससे आएगा u √5gl से बड़ा होना चाहिए, u शुड बी मोर देन रूट ऑफ। तो एक कंडीशन ये कह रही है कि u √4gl से बड़ा होना चाहिए, और एक कंडीशन कह रही है कि √5gl से बड़ा होना चाहिए। मैथ्स में जब दो इनइक्वलिटीज का इंटरसेक्शन लिया जाता है, फॉर एग्जांपल x मोर देन 2 एंड x मोर देन 3, तो इसका आंसर क्या फाइनली बोला जाता है? तो अब बताओ, एक तरफ से आ रहा है u मोर देन √4gl, और दूसरी कंडीशन कह रही है कि u शुड बी मोर देन √5gl। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लोगे आप, इनइक्वलिटीज का इंटरसेक्शन, तो क्या बनेगा? √5gl। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मिनिमम स्पीड शुड बी √5gl। कम से कम जो स्पीड चाहिए वो √5gl चाहिए। दो इनइक्वलिटीज का इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट लग रहा है मैथ्स में। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट का आंसर, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ u द बॉब विल मूव इन अ कंप्लीट सर्कल, आंसर इज √5gl। तो आप ये कहिए √5gl से हल्की से ज्यादा कर लीजिए, लेकिन वो हल्की सी कितनी है बाबू? √5gl से कितना ऊपर कर दे? बट वो मैथमेटिकली मेजरेबल वैल्यू नहीं होगी। आप थ्योरी में सही बोल रहे हो, थ्योरी में सही बोल रहे हो, बट हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू √5gl ही मानेंगे। भैया मुझसे कितना ज्यादा कर ले, आपको अगर √5gl से थोड़ा ज्यादा, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम √5gl से थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, और वो थोड़ा ज्यादा मेरा क्या है? +10⁻⁻1000। 10⁻⁻1000 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो हो गया उससे ज्यादा √5gl ज्यादा। अब 10⁻⁻1000 कितना आएगा? डेसिमल के बाद कितनी प्लेस तक जीरो आएगी? समझ पा रहे हो क्या दिक्कत है? इसको मैथमेटिकली मेजर नहीं कर पाओगे ना आप सर। तो न्यूमेरिकल्स में √5gl आप आंसर ले सकते हो, √5gl। और उसका एक और रीजन है, इवन इवन अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो हो भी जाएगी तो बॉडी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रखेगी अपना, इनर्शिया पता नहीं। भाई टेंशन जीरो हो गया, मान लो ग्रेविटी तो होगी वहां पर। हाँ बताइए। ग्रेविटी में बॉडी फॉल नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी है उसमें। अगर वेलोसिटी ना होती तो फॉल कर जाता वो, बट वेलोसिटी है तो ग्रेविटी विच, वेलोसिटी है ग्रेविटी है, भले स्ट्रिंग लूज भी हो जाएगी अगर, तो ये फ्री फॉल करके डाउनवर्ड तो आएगा नहीं, ये फिर आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा टेंशन फोर्स फिर जनरेट हो जाएगी। नहीं, रोप कट करने वाला सिचुएशन अलग है, रोप कट करने पे तो टेंशन को परमानेंट जीरो हो गया। तो इसको ऐसे मान लो कि रोप कट की और तुरंत जोड़ दी। भाई रोप कट करने में तो टेंशन परमानेंट जीरो हो गई ना, फिर तो वहां पर सर्कुलर मोशन कैसे होगी? पैराबोला किसी भी पॉइंट पर नहीं होगा। देखो तुम लोगों से वो डिस्कस हम नहीं करना चाह रहे क्योंकि फिर फंसोगे। एक बॉडी के सर्किल पर चलने की नेसेसरी कंडीशन बताओ क्या है? सर्कुलर मोशन पे जाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए आपको? मतलब हम क्या कर दे पार्टिकल के साथ कि वो सर्किल पे चले? मान लीजिए 2 किलोग्राम का कोई पार्टिकल है, हम चाहते हैं कि ये 4 मीटर पर सेकंड से चले,
और जिस सर्किल पे चले उसका रेडियस 2 मीटर है। तो ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन में, कितनी फोर्स लगा दूं ताकि ये सब कुछ हो जाए। मतलब हम 2 किलोग्राम का पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर की सर्कुलर पाथ पे जाए, तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं इसके लिए। उसका आंसर है mv²/r, 2 × 16/2, यानी कि 16 न्यूटन की फोर्स लगा दो आप। तो कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन ये है, स्पीड, मास और रेडियस के हिसाब से आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है। एक बार बताइए, अगर हम 16 न्यूटन की बजाय 17 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। विद द सेम डेटा 4 मीटर पर सेकंड, 2 किलोग्राम, 2 मीटर, 16 की बजाय 17 न्यूटन की फोर्स लगा दे तो क्या ये सर्कुलर पाथ पर नहीं जाएगा। एक पॉइंट पर नहीं, यहीं पर नहीं जाएगा सर्कुलर मोशन। इसीलिए नहीं टच करना चाह रहे आप सर्कुलर मोशन को, खाली इक्वेशन से पढ़े हो। पार्टिकल का मोशन सर्किल पर करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सिर्फ इतनी है, एक पार्टिकल सर्किल पर चले, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन सिर्फ ये है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगे वो m×v²/r के एग्जैक्टली बराबर। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर सर्कुलर मोशन। टॉप मोस्ट पॉइंट पर तुम क्या कह रहे हो कि हम यहाँ पर क्या कर दें, फिर से बोलना एक बार। इक्वल टू का साइन ले लें, इक्वल टू साइन ले लें यहाँ पर। उससे क्या आएगा, अगर हम यहाँ इक्वल टू साइन लेंगे तो u की क्या वैल्यू आएगी। चलिए समझाते हैं, पर यहाँ तक लिखो, बस समझाते जरा कि देखो क्या होता है। दोनों लिखा है इसमें। बेटा जब थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं ना, तब तो तुम लोग को दिमाग में फॉर्मूला चल रहा होता है खाली, और जब चीजें फंसती हैं तो तुम लोग कहते हो कि ये कैसे हो गया। तब तो न्यूटन फिजिक्स पढ़ोगे, ऐसा लरोड़ा पढ़ोगे। चेक करो या क्या होगा, फॉर u बराबर √5gl। मैं तुम लोग के दिमाग में किसी ने डाल रखा है कि टेंशन जीरो मतलब स्ट्रिंग स्लैप हो गई, पार्टिकल गिर जाएगा। u बराबर √5gl पर क्या होगा, देखो एग्जैक्टली इक्वल टू पर क्या होगा, एग्जैक्टली √5gl पर। स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट बताइए, स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इस रिजल्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से। हाइट पे ध्यान देना, हाइट 12 आएगी, सर जी रूट ऑफ जी। स्पीड है मतलब, तो अगर हम बॉटम पर √5gl की स्पीड रखेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड √gl आएगी, इस रिलेशन के हिसाब से। यहाँ पर टेंशन फोर्स 0 हो चुकी है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि टेंशन 0 होने का मतलब, टेंशन 0 हो गया, स्प्रिंग स्लैक कर गई, ये एक अलग अलग पॉइंट हो गया। पार्टिकल चलेगा अभी भी सर्किल पे ही, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स है यहाँ पर। अगर इस स्पीड से सर्किल पे चलना चाहते हो, ये स्पीड है और इस स्पीड के साथ हम इसी सर्किल पे चलना चाहते हैं, तो हमको क्या फोर्स चाहिए। मान लें अगर एक m मास का पार्टिकल √gl की स्पीड से सर्कुलर पाथ करना चाहता है, तो कितनी फोर्स चाहिए उसको, mv²/r, उसमें v² हो गया gl और r हो गया l। तो कितना फोर्स चाहिए इस स्पीड पर सर्कुलर मोशन करने के लिए, खुद कितनी, तो उतनी फोर्स है। तो यहाँ पर इस स्पीड पर सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स चाहिए थी, वो फोर्स ग्रेविटी की वजह से लग रही है, तो ये अभी भी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेगा। तो आंसर में √5gl इंक्लूडेड होगा, आंसर का लिखिएगा। मिनिमम स्पीड इज √5gl इंक्लूडेड है, थोड़ी ज्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली एट √5gl भी हमारा आंसर है। बहुतों को अनकंफर्ट है इस क्लास में, मुझे पता है।
क्योंकि आप लोग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर। किसी से पूछ, पूरी क्लास में किसी से पूछ लो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। उसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, क्यों लगाते हैं, बढ़ गया सब कुछ। इसको लिख लो आप, फॉर यू बराबर रूट 5 GL, इवन इफ यू बराबर रूट 5 GL, motion at top will be, motion at top point is still circular। ट्रस्ट मानो, तुम लोग चिल्ला रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग को सच्चाई यही है कि तुम्हें यही डिफरेंस नहीं पता है कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देती है। फॉर यू बराबर रूट 5 GL, द मोशन एट टॉप पॉइंट इज स्टिल सर्कुलर बिकॉज बिकॉज corresponding to speed at top point, corresponding to speed at top point, the force of gravity is sufficient, the force of gravity is sufficient, the force of gravity is sufficient to give the centripetal force, to give the centripetal force necessary for circular path, necessary for circular path। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन में एक बी पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में ही उसमें कहा गया है कि अगर आप स्ट्रिंग की बजाय एक मेटेलिक वायर चूज कर ले तो क्या आंसर हो जाएगा। नहीं, मेटेलिक वायर का कोई मास नहीं, मुझे है तो आप क्वेश्चन में ऐड कर, तो वायर हैज नो मास। एक बार फिर देखिए, जो हमारे कंडीशन लगाई थी, मैंने दो कंडीशन लगाई थी। पहली कंडीशन पार्टिकल के मोशन में रहने के लिए वो है कि v इज नेवर 0, एक तो कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी को सर्कल में रखने के लिए डिस्टेंस उस पार्टिकल का, डिस्टेंस l शुड बी मेंटेन्ड, रिड्यूस ना करें। और रिड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी वहां पर स्ट्रिंग वाले केस में, स्ट्रिंग के लूज होने की। क्या क्या वो चीज मेटल में भी होगी, क्या मेटेलिक वायर भी लूज कर जाएगा। तो मेटल के केस में ये कंडीशन आप विड्रॉ कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं वहां पर, बिकॉज मेटल्स लूज नहीं होते। लोहे की रॉड है वो लूज नहीं होगी, स्टील का वायर है वो ढीला नहीं पड़ता, तब वो टाइट ही रहेगा। तो हमें उसमें इस एक्स्ट्रा कंडीशन को लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की सिर्फ एक कंडीशन है, पार्टिकल चलता रहे बस। क्योंकि जब चलेगा तो ये गारंटी है कि सर्कल पे ही जाओगे, सर्कल के अलावा और कोई पाथ चूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि मेटल जो है वो ढीला होगा नहीं। तो ओनली कंडीशन इज v शुड बी नेवर 0। और इससे जो आपका रिजल्ट आया था वो रूट 4 GL आया था। तो इस बार आंसर देंगे u बराबर रूट 4 GL। मेटल वायर के केस में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करनी है तो मिनिमम स्पीड रूट 4 GL चाहिए। स्ट्रिंग के केस में चाहिए तो क्योंकि वहां पर दो कंडीशन लगाई जा रही थी और दोनों के इंटरसेक्शन से आपका रूट 5 GL बना। अभी भी लोग, हम बता रहे हैं, अभी भी लोग इतना पढ़ा, और भी अच्छे से पढ़ाते हैं सब लोग, वो डेफिनेशन पढ़ते ही नहीं है सर्कल की। मतलब मैथ्स में सर्कल की डेफिनेशन बताई जाती है, लेकिन उसमें जीरो इंटरेस्ट होता है किसी का भी। खाली वो वहीं तक इंटरेस्ट होता है जहां तक डेफिनेशन लिखवाई जा रही होती है। दोनों के आंसर क्लियर हो गए। और देखो एक मिनट, तो इस केस में एक और चीज, सॉरी, जब रूट 4 GL लेंगे
मतलब अगर यहाँ पर मेटेलिक वायर यूज किया गया है तो रिजल्ट ये कह रहा है कि आप √4gl की वेलोसिटी यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली सर्किल कंप्लीट कर लेगा। ना इस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो जरा चेक करिए। तो जब हम √4gl यहाँ रखेंगे, √4gl का स्क्वायर यानी 4gl, माइनस का साइन लगाएंगे और 2g और h की जगह 12 करेंगे, 0, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो √4gl वाले केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो जाएगी वेलोसिटी 0। क्या मोशन हुआ आगे, वेलोसिटी 0, बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे आ गई, तो √4gl से थोड़ी ज्यादा चाहिए। उसमें √5gl इंक्लूडेड है, इसमें √4gl इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली एट √4gl पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो स्लाइटली मोर देन, बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आंसर √4gl से ही लाएंगे। थ्योरी में लिखोगे इट्स बी स्लाइटली, बट स्लाइट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, मतलब स्लाइट को हम मैथ्स में कोई नंबर नहीं दे सकते। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हम √4gl लेंगे, थ्योरी में जाएंगे तो स्लाइटली मोर देन √4gl, क्योंकि एग्जैक्टली एट √4gl पे टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा, ये गिरेगा नहीं, 0 वेलोसिटी के बाद भी गिरेगा नहीं। रीजन, मेटल है तो मेटल के ऊपर रखा हुआ है ना, कोई चीज मेटल के ऊपर गिरेगा थोड़ी नीचे। अगर ये थ्रेड का केस होता, मान थ्रेड होती तो थ्रेड तो लूज हो जाती है, तुरंत नीचे लुढ़क जाएगा, इसीलिए थ्रेड में √5 बोल देते हैं यहाँ पर। इसका नेक्स्ट पार्ट, ये दोनों रिजल्ट्स याद रखने, मतलब पहला क्वेश्चन एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। दोनों रिजल्ट्स याद रखने हैं मेरे को। स्ट्रिंग के केस में √5gl और रॉड के केस में √4g। लेकिन एक और बात ध्यान रखो, जरा इसको इसको समझिए, स्ट्रिंग वाले केस में और मेटल वायर वाले केस में, नोट्स में इसको बना लीजिएगा, दोनों को कंपेयर करके दिखाते हैं। और दोनों ही केसेस में हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी सिचुएशन जो है वो है जस्ट कंप्लीट सर्कल, ये वाला केस लीजिए। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जस्ट कंप्लीट सर्कल मतलब बेयर मिनिमम कंडीशन लगा रहे। तो हमने यू जो रखेंगे वो कितना रखें, अगर स्ट्रिंग वाले केस की बात करें, जस्ट कंप्लीट सर्कल में यहाँ पर यू की वैल्यू √5gl, और यहाँ पर वैल्यू, ये बेयर मिनिमम कंडीशन की बात हो रही है कि जस्ट इतना होना चाहिए। इस केस में, स्ट्रिंग वाले केस में, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तो क्या स्पीड आएगी, और इसमें जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या स्पीड आएगी। तो इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 0 हो गई थी, बट इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड √gl थी, 0 नहीं थी। तो सर्कुलर मोशन को हम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेंगे। सो क्राइटेरिया सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने का अब हमारे लिए दूसरा हो गया। स्ट्रिंग वाले केस में आप सर्कुलर मोशन तब कंप्लीट कर पाओगे जब टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड कितनी आ जाए, √gl, और रॉड वाले केस में सर्कुलर मोशन तब हम पूरा कर सकते हैं जब टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड 0। इसको अब लिखिए, ये हम न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज करेंगे। फॉर स्ट्रिंग केस the condition for completing the circle is, for string case the condition for completing the circle is
for string. For a string case, the condition for completing the circle is speed root GL at the top. Speed root GL at the top. Speed of root GL at the top. And rod के केस में, and for rod 0 speed at the top. And for rod 0 speed at the top. ये मैंने क्यों बताया टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए, उसका भी रीजन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये याद क्यों करवा रहे हैं, देखो मतलब ये लर्न करना है, ये याद रखना है हमें, ये भूल जाए कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बार जरा सेकंड क्वेश्चन को पढ़ करके ये बताइए कि उसमें मोशन स्टार्ट कहाँ से किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में मोशन की बिगिनिंग पॉइंट कौन सी है, मतलब पेंडुलम को कहाँ से स्टार्ट हुआ है। लैंग्वेज पढ़ो उसकी और अपने आप रीड करके बताओ कि सेकंड क्वेश्चन में पेंडुलम ने कहाँ से स्टार्ट किया है। पढ़ लो आप अपने, हम मैं तो मिला आपको क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो जहां पर फिक्स पॉइंट है इसको इधर ले गए पेंडुलम को, और यहाँ से हमने कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी दी इसको, और क्या पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या करने के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सर्किल पूरा हो जाए। अब जिन लोगों ने रटा होता है वो यहाँ पे √5GL लिख देंगे। √5GL इज द मिनिमम स्पीड तो है, लेकिन तब है ना जब आप स्टार्ट कहाँ से करो। अभी हमारी स्टार्टिंग लोकेशन बदल गई, हम यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहे, कहीं और से स्टार्ट कर रहे। ये समझ रहे हैं, ये कुछ वैसा ही नहीं होगा। जरा अगर इसको एनालॉग लेके दिखाओ, आप एनालॉग लेके देखो, आपको किसी हिल को क्रॉस करना है, माउंटेन उसको क्रॉस करना है, और बहुत ऊंचा माउंटेन है मान लीजिए। अगर आप साइकिलिंग बिल्कुल बॉटम साइड से स्टार्ट करो या बाइक, तो कितनी फ्यूल कम से कम चाहिए ताकि आप माउंटेन क्रॉस कर दें। तो आपको कम से कम गाड़ी में इतना फ्यूल होना चाहिए, टॉप पॉइंट पहुंच जाओ। उसके बाद अगर फ्यूल खत्म भी हो जाएगा तो ढलान पे तो वैसे उतर जाओगे। तो मान लीजिए 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, बट अगर आप स्टार्ट उस माउंटेन पर स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ कहीं है, तो क्या अभी भी उतना ही पेट्रोल चाहिए आपको। दोनों ही कंडीशन में आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किसी भी तरीके से ये क्रॉस हो जाए बस। तो उसके लिए आपकी स्टार्टिंग लोकेशन मैटर नहीं करेगी कि मतलब कहाँ से चालू कर रहे हो। अगर मान लीजिए यहीं से चालू करना होता तो गाड़ी में अगर फ्यूल ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, टॉप। अगर हम इस पॉइंट को क्रॉस कर गए तो सर्किल पूरा हो जाएगा। बट इसको क्रॉस करने के लिए हमारी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हम स्टार्ट कर कहाँ से रहे। अगर लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे तो √5 चाहिए, बट अगर कहीं और से स्टार्ट कर रहे तो आंसर कुछ और आएगा। बट कंडीशन सेम रहेगी, आप स्टार्ट कहीं से भी करो, जिस टाइम आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाए स्पीड √GL होनी चाहिए। इसीलिए इसको याद करवा रहे हैं कि सर्कुलर मोशन तब भी कंप्लीट हो सकता है जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर √GL स्पीड है। और अब क्या करेंगे, इस टॉप मोस्ट पॉइंट के स्पीड और जहां से स्टार्ट किया है यहाँ की स्पीड के बीच में वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर √u² - 2gh। इसमें माइनस साइन लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर गए, तो v की जगह रखेंगे √GL। u² कैलकुलेट करना है -2g, और अब जहां से स्टार्ट किया उससे कितनी हाइट ऊपर है वो टॉप मोस्ट पॉइंट निकालिए, u की वैल्यू। अब ये √3GL आएगा। तो लोगों ने रट रखा है कि √5 है, √5 कोई फिक्स आंसर थोड़ी है। √5GL मिनिमम स्पीड है, लेकिन तब है जब स्टार्टिंग पॉइंट बॉटम है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो आंसर √3GL है, कहीं और से स्टार्ट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। और यही अगर रॉड का केस होता तो हम यहाँ पर वेलोसिटी क्या रखते, तो यहाँ 0 कर देते। जब यहाँ 0 करते तो वो √3GL नहीं आता, वो √2GL आता था। आंसर √2GL है।
एज एग्जाम्पल ये बताओ, मान लीजिए हम वर्टिकल से 60 डिग्री पहले यहां से स्टार्ट करें और यू वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी, और ये रॉड वाला केस है, मतलब रॉड या मेटल वायर वाला केस। अब बताओ यू की मिनिमम वैल्यू ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, निकालो उसके हिसाब से। मतलब क्वेश्चन में स्टार्टिंग लोकेशन चेंज कर दी जाती है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग पुअर है वो वहां भी √5 GL टिक कर देंगे, और जिनका लॉजिक क्लियर है वो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। आप टॉप पॉइंट की कंडीशन लगाइए, बॉटम की ना लगाइए। टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होना चाहिए वो देखिए, माउंटेन वाला एनालॉग। क्रिटिकल पॉइंट माउंटेन का बॉटम नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट माउंटेन की टॉप है। माउंटेन का टॉप क्रॉस हुआ सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, बॉटम से क्या मतलब नहीं। तो सर्कुलर, हाँ जी, सर्कुलर मोशन का क्रिटिकल पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर क्रॉस कर जाओ किसी तरीके से। और रॉड के केस में यहाँ पर क्या स्पीड मान लेंगे, अब वो फॉर्मूला लगाओ u² - 2gh वाला। बट हाइट कैलकुलेट करने में गलती ना करिए, v = 0 एंड शुड बी √u² - 2g, नॉट दिस हाइट। यहाँ से कितनी हाइट ऊपर है ये, l/2, तो √gl आंसर आ जाएगा, √GL। ठीक है, और एक क्वेश्चन बस और उसका हिंट लेते जाओ। 6th क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सारे कंसेप्ट कवर हो गए इसमें। 6th क्वेश्चन में स्पीड कितनी दी जा रही है, कौन से पॉइंट पर। अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो दोनों बातें पढ़ोगे, स्पीड कितनी और कहां से स्टार्ट हुआ है। बॉटम वाले से ना, तो क्या ये सफिशिएंट स्पीड है कि सर्कल पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। एल और बॉटम पर स्पीड दे रहे √3gl। पूछा क्या है कि कौन सी हाइट पर जा करके, फटाफट देखिए इसको कैसे लिखा, और इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन एक लाइन से हैं, 6th 7th 8th 9th, ये चारों इसी कंसेप्ट के ऊपर है। कितनी हाइट पर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, तो मान लेते हैं वो h हाइट है, बॉटम से h हाइट मान लो। एट h हाइट स्ट्रिंग स्लैग्ड, मतलब वहां पर टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन लिखो, लेट द स्ट्रिंग इज स्लैग्ड एट h हाइट। वो हाइट हम बॉटम से ले रहे हैं, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां से हाइट देखो। अब वो जो हमने बॉक्स में तीसरा पॉइंट छोड़ा था ना, प्रिंसिपल्स यूज, उसका तीसरा पॉइंट यही है, हाउ टू फाइंड द प्लेस वेयर द स्ट्रिंग इज स्लैग्ड। उसका मेथड है ये, तीसरा पॉइंट आपने इस चैप्टर में ये सीखोगे। और यही टोटल 3 कंसेप्ट हैं जिनके अराउंड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल्स यूज में। 2 तो ये हो गया, और तीसरा पहले समझ लो क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे कि कहां पर स्ट्रिंग स्लैप होगी। तो उसमें T0 कर दिया। अब यहाँ पर कौन सी फोर्स बची, कौन सा कंपोनेंट, और मान लो ये थीटा एंगल है सपोज, तो इसका कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ है। फिर वही सारे प्रोसेस हो गए, mg cos थीटा इज m इंटू v² r या l, एक इक्वेशन, और v के लिए भाई दूसरी इक्वेशन, v² विल बी u² - 2gh, u हमको दे रखा है √3gl। v² यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, cos थीटा निकाल लो कितना है। फिर वही जो पहले 2 प्रिंसिपल से वो लग गए, एक न्यूटन लॉ इक्वेशन, स्पीड, u गिवन है √3gl, वो यहाँ रखिए, इससे v² की वैल्यू मिलेगी।
वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और जल्दी से देखिए कॉस थीटा को क्या रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर एक ट्राइंगल बनाए तो ये जो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, उसमें ये हाइट h माइनस आर होगी सेंटर से ऊपर तक, और ये आर होगा, ये थीटा है, तो जो कॉस ऑफ थीटा है, देखो mg, कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं h माइनस आर डिवाइड, आर मतलब l बाई आर, यानी कि l, राइट हैंड साइड m अपॉन l इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर में u स्क्वायर की जगह आएगा 3gl और माइनस 2gh। अब इसको पूरे को सॉल्व करके h आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन, स्पीड वाली इक्वेशन, ये दो बार बार लग रही है। इसके आगे मैथ है, कॉस थीटा को रिप्लेस किया है और वी स्क्वायर को रिप्लेस किया है। कॉस थीटा तो ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, वी वर्क वाले मेथड से आएगा, और फिर आप सॉल्व करके एच निकल जाएगा। सब कुछ कट जाएगा, जी वी सब कट जाएगा, जी एम सब कट जाएगा, एच की वैल्यू एल के फॉर्म में आएगी, 5l/3 आएगी, नहीं 4l/3, ठीक है 4l/3, सॉरी h बराबर 4l/3, मतलब 4l/3 वाली हाइट पर टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। और उसके बाद बॉडी किस टाइप के पाथ पे जाएगी, टेंशन 0 मतलब स्ट्रिंग स्लैक, ध्यान दीजिए ग्रेविटी है और वेलोसिटी भी है, सर्कुलर थोड़ी होगा, सर्कुलर कैसे हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या होगा, जब जब स्ट्रिंग स्लैक करेगी उसके बाद किस टाइप का मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल, इसके बाद प्रोजेक्टाइल होगा। और इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस हैं वो अपने आप ट्राई करोगे। तो तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो, द पॉइंट वेयर स्प्रिंग इज स्लैक्ड, put t equal to 0 and apply the above two principles। above two principle कौन कौन से हैं, NLM और स्पीड का फॉर्मूला। टेंशन 0 कर दीजिए, बाकी वही 0.1 0.2 यूज करो, अपने आप लिखो यार, हम ये भी थोड़ी लिखाएंगे, तो तुमको एक आइडिया दे रहे हैं कि असाइनमेंट लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। ये हमारा लिखने वाला काम थोड़ी है, ये तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि असाइनमेंट लगा रहे हो तो उसमें क्या क्या सीखा वो लिख लो, और उसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं वो साइड में लिखो, तो उसका रिवीजन करो फिर, अगर कहीं दिक्कत हुई है तो। जो